Fast reply. Monomer unit of nucleic acid. सिर्फ एक आंसर आया है. आकाश, आशना, फरेहा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, पृथ्वी, श्रुति, श्रेयस, विदला, यश, जिया. बेटा रिप्लाई करो. न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट पूछा तो न्यूक्लिक एसिड कैसे हो जाएगा पृथ्वी? हाँ मनाली, आपका रिप्लाई देख लिया मैंने. करेक्ट है. न्यूक्लियोटाइड. चलो बाकी सब सो जाओ. मनाली अकेले जिम्मेदारी ले ली आज क्लास की. और व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड? Nucleotide peptide bond. Correct. And what is the bond formed between the two saccharide? टू सैकराइड. सैकराइड के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? व्हाट इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड? Glycosidic bond. More than one element. Correct. One type of element. Huh? And what is homopolysaccharide? Example of homopolysaccharide. Starch, glycogen, cellulose, chitin, aniline. Very good, very good, very good. What is the bond? What is the type of monomer present in starch? Which monomer formed starch? If it is homopolysaccharide, then there is only one molecule which have the repeating unit is glucose. Specific glucose का form alpha, beta, gamma, delta, L, D. हाँ मनाली correct है. Alpha D glucose. Okay, very good. And bonding. Types of chain present in starch. Types of chain present in starch. There is two types of chain present in starch formation. Name is amylose and amylopectin. Okay, what is the difference between amylose and amylopectin? Amylopectin branched है and amylose unbranched. Okay, correct, correct. What is the bonding between amylopectin? Types of bond
Glycosidic bond specifically. Types of glycosidic bond present in amylopectin. पहले हम आ गई क्लास में. Alpha 1,4 and alpha 1,6 and alpha 1,6. What indicates here the 1 and 6? What is 1 and 6? Is it carbon? It is hydrogen? Is it oxygen? It is aldehyde group or it is ketone group? Carbon की position. Very good. Carbon. Okay, correct. And what is inulin? Inulin. And which plant is source of inulin? Is polymer of starch. Starch is also a polymer, and inulin is another polymer. ठीक है. प्लांट, जिस प्लांट के रूट से ऑब्टेन किया जाता है, डहेलिया. ओके. एंड किस टेक्निक में, किस ऑर्गन की टेक्निक, किस ऑर्गन की फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसे? किडनी. किडनी. किडनी मेनली किडनी, और किडनी का एक पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल. ठीक है, जिससे जीएफआर हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितने अमाउंट में वहां पे ब्लड से एक्सक्रीटरी मटेरियल या प्लाज्मा को बताएंगे हम, किडनी बढ़ाते वक्त बताएंगे वो. ठीक है, कि किस अमाउंट में वहां पे फिल्ट्रेशन का रेट चल रहा है. एंड एनिमल स्टार्च इज व्हाट? Glycogen. Very good. Three main type of polysaccharide. Three main type of polysaccharide. Food structural and म्यूकस में प्रेजेंट, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट बॉडी के अंदर, म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ठीक है. क्या कंप्लीट हो गया था हम लोगों का? फूड स्टोरेज वाला कंप्लीट हो चुका था. आज स्ट्रक्चरल एंड म्यूको देख के उसके बाद प्रोटीन स्टार्ट कर लेते हैं, या देखते हैं क्या पढ़ाते हैं हम आपको. स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है. तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में इट मीन्स की नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में रोल प्ले कर, स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे. अब इट मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का भी, स्ट्रक्चर आपका ग्लाइकोजन का भी था, वो उस ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर था. बट मेनली जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर है प्लांट में या एनिमल में, उस स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं. तो दैट इज type of polysaccharide which play important role in formation of certain structure. ठीक है, inside the body is known as structural polysaccharide. मेनली टू टाइप्स के होते हैं, काइटिन और सेलुलोज. फिर आपका पैक्टिन भी आ जाता है, एक जो मिडिल लैमेला में आपने पढ़ा हुआ है, मिडिल लैमेला सेल वॉल प्लांट सेल में, दैट इज पैक्टिन. मेनली ऑफ टू टाइप्स, काइटिन एंड सेलुलोज. फर्स्ट काइटिन को देखते हैं. प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई. किस पोर्शन में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम लोगों ने एक टेबल देखी थी, वहां ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एक पैरामीटर वहां पे दिया हुआ है, सेल वॉल के बेसिस पे 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन में अलग अलग सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं. तो वहां पे हमने देखा फंजाई में आपको सेल वॉल प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ काइटिन. ये पॉइंट मैंने लिखवाया था, दैट काइटिन इज
a structural polysaccharide. Clear? तो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई पॉलीमर. अब इट मीन्स कि ये पॉलीमर है, किस चीज का पॉलीमर है, ये क्वेश्चन आता है. एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ठीक, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. और अमीन ग्रुप लग रहा है, इट मीन्स कि ग्लूकोज और अमीन, तो दैट इज डेरिवेटिव अमाइनो सुगर. ये किस चीज का पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है. अमाइनो सुगर, यहाँ पे इसको अगर हम कहें जनरल नेम बोले तो दैट इज अ काइंड ऑफ अमाइनो शुगर. जब हमने अमाइनो शुगर भी बताया आपको, वहां पे भी ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे थे मोनोसैकेराइड में. क्लियर? शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं नैग. एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है तो नैम. And acetyl glucosamine, this is component of a cell wall, chitinous component, chitinous cell wall. ठीक है, present in fungi having beta 1,4 linkage. What means of beta? Beta is related to what? Position of OH group. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, वहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2OH के सेम प्लेन में है. जब हम लोग म्यूटा रोटेशन पढ़े थे तो वहां पे सेम प्लेन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दैट इज बीटा. तो बीटा टाइप का यहाँ पे डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, जिसके 1 और 4th कार्बन के लिंकेज से काइटिन, एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड बनेगी, लॉन्ग चेन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बनेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे काइटिन. अब देखो ग्लूकोसामीन है, इट मीन्स ग्लूकोज के ग्रुप में, ग्लूकोज में अमाइन और एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया तो बन गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द अर्थ. फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? इट इज सेकेंड. फर्स्ट इज बायोमोलिक्यूल बेटा, कार्बन कभी बायोमोलिक्यूल नहीं है. लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन वॉल में होता है. वॉल वुड का फॉर्मेशन. हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है? पेड़ पौधे हैं. पेड़ पौधे में क्या है डिपॉजिट होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है, और सेलुलोज प्रेजेंट ही है, तो सेलुलोज इज मोस्ट अबेंडेंट, और उसमें भी लिग्निफाइड सेलुलोज, वुडी पार्ट में कन्वर्ट होती हुई जो सेलुलोज है लिग्निन के डिपोजिशन से बनी है, दैट इज लिग्नोसेलुलोज. तो मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द अर्थ इज लिग्नोसेलुलोज. ठीक है, और एंजाइम में बात करते हैं तो रुबिस्को एक एंजाइम होता है, उसकी बात आती है. तो क्वेश्चन लिग्नोसेलुलोज के लिए आया है या आपका एंजाइमेटिक स्पेसिफिक आया है, उस पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन. तो जब आएगा रुबिस्को आएगा तो हम फिर से आपको ये दोनों बातें बता देंगे. फर्स्ट ऑफ यहाँ पे अभी सिर्फ काइटिन के लिए नोट डाउन कर लो कि सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ. ठीक है, क्यों मोस्ट अबेंडेंट है? क्योंकि दिस इज अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई. ठीक है, जो डिकम्पोजर होते हैं, बिना डिकम्पोजर के, हमने एक जनरल बायोलॉजी में तुम लोग को बताया था कि प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इस तरीके से पूरी हमारी जो चेन चल रही है. विदाउट डिकम्पोजर ये जो तुम्हें इतना खूबसूरत अर्थ दिख रहा है चारों तरफ, ये इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा अगर नेचुरली उनको डिकम्पोज नहीं किया जा रहा होगा. तो इट मीन्स कि हमारे अर्थ पे नंबर ऑफ डिकम्पोजर हाई है काफी. ठीक है, और उनमें काइटिन का डिपोजिशन है, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सेकंड मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ. क्लियर? ठीक है, और अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बता रहे हम कि कार्बोहाइड्रेट पूछे, प्रोटीन पूछे, एंड वाटर पूछ लिया, और लिपिड्स पूछ लिया, और पूछा मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट. क्लियर? वाटर इज नॉट अ बायोमोलिक्यूल. तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शुड बी योर आंसर. उसी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है लिग्नोसेलुलोज, लिग्निन के डिपोजिशन सेलुलोज में, लिग्नोसेलुलोज, दैट इज मोस्ट अबंडेंट.
नेक्स्ट है सेलुलोज। काइटिन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या याद रखना है आपको, लिंकेज याद रखना है, और उसका मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। काइटिन में कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल ऑफ फंजाई। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो मोनोसेक्राइड, एंड it is basically specifically it is an amino sugar. Clear? Having beta 1,4 linkage, and it is the most second most abundant biomolecule of the earth. Clear बेटा, इतनी इंफॉर्मेशन? कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। सेलुलोज, सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज प्लांट में आपको जहां जहां तक नजर जा रही है सारे प्लांट सेलुलोज को बेयर करते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है। फाइब्रस होमोपॉलीसेकेराइड, फाइब्रस, फाइब्रस मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रक्चरल, हम पढ़ रहे हैं ना स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, तो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, ये फाइबर। ठीक है, फाइबर्स बन रहे, इट मीन्स कि वहां पे सेलुलोज का डिपोजिशन है। तो फाइब्रस होमोपॉलीसेकेराइड है, हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन उसको तोड़ने का जो एबिलिटी होती है ना, कितना टेंशन वो बियर कर सकता है। क्लियर? तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, सेल वॉल का कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल है। ठीक, सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी तो आप किसको दोगे, सेलुलोज को ही दोगे। इट इज एन अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड, इट मींस कि सिंपल सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, ध्यान से सुनना। अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड इट मीन्स कि यहाँ पे कोई आपको एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन की तरह ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और एक लीनियर अपने को स्टेबल करने के लिए हेलिकल में कन्वर्ट होगा। एंड ये जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा एकदम लीनियर, फाइबर फिर कई सारे सेलुलोज की चेन मिलके आपका फाइब्रस पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है, प्लेन को ध्यान में रखना है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का ही ये तुम्हारा पॉलीसैकेराइड हो गया, होमोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज। स्पेसिफिक स्टार्च से यहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, और ये डिफरेंस कहाँ पे है, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। ये फाइब्रस होमोपॉलीसैकेराइड है, वो सिंपली होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म में। तो स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस पूछे तो वो भी ध्यान में रखना है। काइटिन में ब्रांचिंग है, काइटिन एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, नहीं काइटिन भी ब्रांचिंग नहीं होगी, लीनियर होगा। इन अ सेलुलोज चेन about 3000 to 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में बी प्रेजेंट। रेंज दी हुई है आपकी, एक सेलुलोज चेन, इस तरीके की कई सेलुलोज चेन्स मिलके आपका पूरा माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे, एंड वहां पे आपका पूरा एक जो स्ट्रक्चर, जो आप लेयर देख रहे हो ना किसी वुड की पूरी लेयर बन रही है, वो सेल वॉल के डिपोजिशन से, उसमें मेडल लैमेला का रोल है, वो सारी जो लेयर बन रही है दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ चेन्स ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिलोज, पैक्टिन्स, इन सब की पूरी लेयर से डिपॉजिट होके वो फाइनली जो आपको वुड छाल देखते हो ना पेड़ की, वो स्ट्रक्चर बनता है। In a cellulose chain, 3000 to 6000 glucose molecule may be present. Does not react with iodine solution. Iodine reaction से हम कोई इनका टेस्ट करना चाहें तो उस तरीके का आपको टेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि अगेन वही ब्रांच जो चेन प्रेजेंट होती है ना, ब्रांच उनमें आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं, आयोडीन की बाइंडिंग उस चेन में आयोडीन जाके बाइंड कर जाता है और वो रिएक्शन देता है। यहाँ पे भी आपका लीनियर है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देगा। सेलुलोज फॉर्म द बल्क ऑफ ह्यूमन फूड एंड मोस्ट ऑफ द हर्बीवोर्स। सेलुलोज हम जब भी कुछ भी हम लोग फीड कर रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो उन सब में सेलुलोज जा रहा है, लेकिन ह्यूमन में ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। रुमिनेंट जो आपके कैटल्स वगैरह होते हैं उनमें ये डाइजेस्ट हो जाता है, और ये अगेन आपका 12th का पोर्शन है, वहां पे आपको इसका डिटेल मैकेनिज्म देखना होगा। बायोगैस प्रोडक्शन जब आप देखते हो तो वहां पे मिथेन गैस कैसे निकल रही है, वो रूमिनेंट में कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, वो सब चीजें आती हैं। तो इट कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे लैक द एंजाइम सेलुलेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेज एंजाइम इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, अब्सेंट है ह्यूमंस में। एज वर्ड को ध्यान में रखना है हमेशा।
एज वर्ड एंजाइम को डिनोट करता है एंड जो उसका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम का नेम ऐसे हो रखा है कि वो सबस्ट्रेट को डिफाइन करता है और उस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। मतलब सेलुलेज है तो सबस्ट्रेट क्या होगा इस सेलुलेज एंजाइम का, सेलुलोज। सेलुलोज किस पे एक्ट करेगा, सेलुलोज पे। लाइपेज है, एज मीन्स लाइपेज पूरा क्या है, एक एंजाइम है। लाइपेज लिप उसको वहां से ले लोगे तो वो लिपिड पे एक्ट करने वाला है। डीएनए, डीएनए एंजाइम एक्ट करता है डीएनए पे। सेम वे आरएनए, न्यूक्लियस, अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस बोल रहे हो तो ये एंजाइम भी एक्ट किस पे करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे। अब स्पेसिफिक नहीं है कि वो डीएनए है कि आरएनए, तो डीएनए आरएनए को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। तो सेलुलोज एब्सेंट होता है टू डाइजेस्ट सेलुलोज, इट इज इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। सेलुलोज इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब जो आप कैटल्स देख रहे हो, जो भी चरवाहे चराते हैं ना, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप गाय को बोल दो कैटल हो गए, गाय भैंस बकरी शिप जो भी वो यूज कर रहे हैं अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो सब कैटल्स में आ जाते हैं, such as cows and buffaloes. Cellulose rich wood is used in production of paper and as a fuel. Cellulose containing fibers of cotton, linen and jute are used for the textile and ropes. जो रस्सी वगैरह बना रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, कॉटन के कपड़े बोलते हैं ना कि लिनन, इसका क्या फैब्रिक क्या है, कॉटन का फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक कहाँ से है, वो क्या है, वहां पे फाइबर क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। जो डिटर्जेंट वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें भी लाइपेज को डाइजेस्ट, लाइपेज होता है ताकि वो ऑयल स्टेन वगैरह को डाइजेस्ट कर दे। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अमाउंट में सेलुलोज भी होता है ताकि वो जो वहां पे आपका कोई भी स्ट्रेन, फूड स्ट्रेन ऐसा है जो वेजिटेबल्स फूड वगैरह यूज करके आया, तो उसमें कुछ अमाउंट में सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट कर जाए वो। लेकिन वो इतना नहीं होता है कि वो आपके कॉटन के कपड़े को डाइजेस्ट कर जाए, मतलब रेंज ऑफ एंजाइम्स होते हैं उसमें। सेलुलोज नाइट्रेट इज यूज्ड इन प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मटेरियल को बनाने में भी इसको यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से बेटा जो आपको यहाँ पे यूजेस लिखे हैं ना, सब आप नोट डाउन कर लोगे। अब स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। सेलुलोज और स्टार्च का कंपैरिजन मैंने बताया, बीटा एंड अल्फा, तो आप दोनों चेन को देखो, दोनों ही चीजों को देखो, दोनों के पोजीशन में आपको समझ में आ रहा है। एक में देखो आप सबका OH ग्रुप, सेलुलोज के केस में देखो OH ग्रुप वेरी कर रहा है, ठीक है। 1,4, एक में नीचे एक में ऊपर। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्निक नहीं समझा रहे हैं। अगर सेम वे में CH2OH को इधर रखना है तो आपको इस तरीके से बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक है। जो मैंने तुमको एक बार लेक्चर में दिखाया भी हुआ है, इस तरीके की बॉन्डिंग दिखेगी। लेकिन ये बॉन्डिंग इस तरीके से बनाया है तो इसने रोटेट कर दिया साइकिल को, ये, ठीक है। बीटा 1,4, क्लियर, 1,4, 1,4, इज इट क्लियर। और हर बार उसने अल्टरनेट रोटेशन को शो किया हुआ है, एक बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, एक बार नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। और स्टार्च के चेन में क्या दिख रहा था हमको, अल्फा, अल्फा है और सभी एक एक डायरेक्शन में एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए आपको पूरा वहां पे एक लाइन में 1,4 1,4, आपको एक रिंग आप नॉर्मली अटैच करोगे तो भी आपका यही स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि ये अल्फा 1,4 है। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे कोई लोड नहीं देना, बस हमको लिंकेज ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो सेलुलोज और स्टार्च के डिफरेंस को ध्यान में रखना है। मेजर डिफरेंस यही है, स्टार्च इज फूड स्टोरेज, फूड पॉलीसेक्राइड एंड सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। सेलुलोज स्ट्रक्चर को बनाने में यूज हो रहा है, होमो पॉलीसेक्राइड है, फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता है एंड डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज अल्टीमेटली form an structural of particular portion in a living basically plants, and starch इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है एंड ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बाद सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद वो पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में जब स्टोर होता है तो स्टार्च बनता है। दोनों में ग्लूकोज है लेकिन एक में बीटा डी ग्लूकोज है, एक में अल्फा डी ग्लूकोज है। क्लियर,
ठीक है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज एंजाइम, और स्टार्च को तो मल्टीपल स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं और वहां पे आपका डाइसैकेराइड्स तक के अलग अलग एंजाइम्स आएंगे। ठीक। अब आप एक टर्म ध्यान में रखोगे, सेलोबायोज। ठीक, मीन्स सेलोबायोज इज व्हाट, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलोज। जब भी हम सेलुलोज में 2 ग्लूकोज की यूनिट, देखो कोई चीज डाइजेस्ट होता है ना बेटा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे जस्ट सपोज ये 15 ग्लूकोज की चेन है, जो कि सेलुलोज तो नहीं बनाएगी, आपका 600 के ऊपर होना चाहिए। आप जस्ट सपोज कि 15 ग्लूकोज की चेन है जिसने कोई पॉलीमर बना दिया है, इसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे डाइजेस्ट, तो ये तुरंत एक एक यूनिट में नहीं आ जाएगी, ये कुछ छोटे छोटे यूनिट में आएगी। तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सेलोबायोस, व्हाट इज सेलोबायोस? तो सेलोबायोस इज मेड अप ऑफ बीटा 1,4 डी ग्लूकोज प्रेजेंट इन सेलुलोज। ठीक है, या यू कैन से सेलोबायोस इज डाइसैकेराइड्स ऑफ सेलुलोज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? क्वेश्चन कैसे आएगा? तो हम यहाँ पे देखो तो एक पूरा आपको सीरीज दिख रहा है। एक प्लांट सेल, प्लांट की लीफ को इनलार्ज किया गया, लीफ में स्ट्रक्चर देखा गया। एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल की लेयर को पढ़ा गया, लेयर में देखा गया, तो वहां पे माइक्रोफाइब्रिस फाइब्रिस प्रेजेंट है, जो कि किससे बने हुए हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज से बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स हो सकते हैं। इसी में देखो आपको हेमीसेलुलोज दिख रहा है, एंड देन क्रिस्टलाइन, सेलुलोज एंड पैराक्रिस्टलाइन, जो चारों तरफ होते हैं। उतने डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आप ये समझो कि हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज की आपको लेयर दिख रही है। उस सेलुलोज की लेयर, उस सेलुलोज की लेयर को आप इनलार्ज करो तो उस सेलुलोज की लेयर में आपको क्या दिख रहा है बेटा? फिर पूरा एक ये स्ट्रक्चर देखो, वो जो हम एक चेन ऐसे आप बना रहे हो वैसी ही चीजों को अरेंज कर दोगे, खूब अरेंज है एकदम, आपस में बाइंडिंग किया हुआ है, तो दैट इज क्रिस्टलाइन सेलुलोज। स्ट्रक्चर बन रहा है ना बेटा, डिसॉल्व नहीं होना है, उसको स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्रिस्टलाइन सेलुलोज और क्रिस्टलाइन सेलुलोज की अगर आप चेन को ओपन करो तो उसमें आपको ग्लूकोज के यूनिट दिख रहे हैं, और 2 ग्लूकोज की यूनिट को सेलोबायोस। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप पूरा डायग्राम नहीं बनाओगे, ऐसे आप बना सकते हो एकदम। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स एंड which forms by the association of hemicellulose and cellulose. सेलुलोज में हम सेलुलोज के स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लोर करें तो वी फाइंड आउट देयर इज द कलेक्शन ऑफ सेल बायोस एंड ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल चीज ध्यान में रखो, जब दो दो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो दैट इज सेल बायो, सेलोबायोस। ये पूछा जाता है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना, सेलोबायोस। ठीक है, सेम आप देखो, अगर आप पूरी एक माइक्रोफाइब्रिल को इनलार्ज करो, यहाँ पे यहाँ से देखो, ठीक है, एक प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल वॉल को देखा गया। एक माइक्रोफाइब्रिल को आप इनलार्ज करके देखोगे तो उसमें आपको पूरी थ्रेड दिख रही है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है ना, तो पूरी फाइब्रस दिख रही है आपको, किसकी? सेलुलोज की। ठीक है, ये सेलुलोज किसके बने हुए हैं? बीटा डी ग्लूकोज के मोनोमर्स हो गए। क्लियर? और उसके बाद आपको दिख रहा है, अब देखो ये पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनना है, इट मीन्स कि 2 चेन के बीच में भी बॉन्डिंग होगी, उस पर आपको नहीं जाना है, एंड दैट इज नॉट कि ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, ये लीनियर है, ये एक सेलुलोज की चेन है, ये दूसरे सेलुलोज की चेन है, ये तीसरे सेलुलोज की चेन है, और वो आपस में बाइंड है। जैसे आप अगर कोई माला बना रहे हो, उसको कई सारे गेंदे की माला बना के आपको पूरा एक थ्रेड बनाना है, तो ये सब गेंदे की माला अपने आप में एक इंडिविजुअल मैरीगोल्ड की फ्लावर्स की लाइन होंगी। ऐसे ही आप कहीं पे भी समझो, जैसे एक पूरी आप रस्सी देखो, या एक कोई भी थ्रेड लो, जो नॉर्मल सुई धागे वाला भी थ्रेड होता है, उसको भी अगर आप फाइन क्लोजली देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे, वो कई सारे थ्रेड का मिला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। आपने अभी जो कपड़े क्लॉथ पकड़ के रखे हैं, पहन के रखे हैं, उसको भी आप देखो ध्यान से, तो उसमें आपको थ्रेड के अंदर भी बहुत फाइन से थ्रेड दिखेंगे, तो ये उस तरीके का स्ट्रक्चर है फाइब्रस।
तो एकदम हमें टू द पॉइंट क्लियर रहना है कि फाइब्रस स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो आपका स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है, बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर होगा एंड उसकी बाइंडिंग अल्फा बीटा 1,4 लिंकेज होगी वहां पे एंड दे फॉर्म अ फाइनल स्ट्रक्चर और 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज सेलोबायोस. इज इट क्लियर? इतने पॉइंट थे यहाँ से. ठीक है, तो मेनली हो गया बेटा आपका काइटिन और सेलुलोज. कुछ और आप एडिशनल नोट डाउन कर लोगे. पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज. पैक्टिन हमें पता है कि पैक्टिन इज अ पार्ट ऑफ मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला में पैक्टिन प्रेजेंट होता है. इट इज अ हेटेरो पॉलीसैकेराइड. इट मीन्स कि दो यूनिट, दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दो डिफरेंट डिफरेंट सैकेराइड प्रेजेंट होके मिलके बना रहे हैं. ठीक. एराबिनोज एंड गैलेक्टोज. क्या क्या है इसमें? एराबिनोज और गैलेक्टोज. मोनोमर यूनिट क्या है? एराबिनोज एंड गैलेक्टोज. पैक्टिन फाउंड इन सेल वॉल वेयर इट बाइंड्स विद सेलुलोज फाइब्रिल्स इन बंडल्स. सॉल्ट ऑफ पैक्टिन दैट इज किसके साथ वो बाइंड किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सेल चैप्टर में बताया हुआ है कि कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट दे फॉर्म मिडिल लैमेला इन प्लांट्स. ठीक है, मिडिल लैमेला क्या थी? एक सेल वॉल, एक सेल की सेल वॉल, दूसरे सेल की सेल वॉल एंड इसके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है जो इन दोनों को ज्वाइंट करेगी. ठीक है, एक सीमेंटिंग लेयर यहाँ पे हम बनाए तो दैट इज मिडिल लैमेला. कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है. फिर हेमीसेलुलोज अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल. इट इज मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, जाइलन्स, गैलेक्टन्स, एर्बैगैलेक्टेंस एंड ग्लूकोमेनान्स. ये हम लोगों ने एल्गी की जब सेल वॉल पढ़ रहे थे वहां पे ये गैलेक्टन्स, जाइलन्स ये सब वर्ड आए हुए थे. इट इज फाउंड इन द सेल वॉल. हमें क्या ध्यान में रखना है? मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड है. यहाँ पे भी मल्टीपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ज्वाइंट होके हेमी सेलुलोज. हेमी मीन्स हाफ. ठीक है, सेलुलोज का कैरेक्टर इसके पास होता है लेकिन हाफ इन नेचर होता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड. क्लियर? तो जाइलेंस होंगे, गैलेक्टेंस होंगे, अर्बा गैलेक्टेंस होंगे, मतलब अरेबिनोज के वहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे एंड ग्लूकोमेनेंस मतलब ग्लूकोज के मेनेंस, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा. और ये सारे जब आपस में मिक्स होते हैं तो आपका फाइनली हेमीसेलुलोज स्ट्रक्चर बनता है. दैट इज अगेन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल और बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल में दिखेगा आपको. क्लियर? तो पैक्टिन, हेमीसेलुलोज. नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड. म्यूकोपॉलीसैकेराइड एज द नेम इंडिकेट पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीमर्स ऑफ सैकेराइड हैं और कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकस में. म्यूसिलेस पार्ट, लिक्विड जेली पार्ट जो बॉडी में जहां जहां आपको लिक्विड जेली जैसे पार्ट दिख रहे हैं, सिक्रीशन है, वहां पे आपके जो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होंगे. तो इट इज बेसिकली अ स्लाइमी सब्सटेंस कॉमनली नोन एज म्यूसिलेज. देखो वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड ही है. म्यूकस, म्यूसिलेज, म्यूको. ठीक, मतलब वाटर कंटेंट है और वाटर में डिजोल्व कुछ अलग अलग यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. क्या म्यूकस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? जैसे हमारे नेजल पैसेज, नेजल पैसेज में आप देखोगे तो हमेशा एक चिपचिपा सा आपका म्यूकस सिक्रीशन वहां पे रहता है. ठीक है, वो किससे प्रिवेंट कर रहा है? जो डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, जो माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं नेजल जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उससे जो अनवांटेड चीजें अंदर जा रही हैं उसको वो जो नेजल हेयर्स होते हैं और ये म्यूकस रिलीज होता है वहां पे, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं वहां पे. क्लियर? एक तरीके से फिल्ट्रेशन में रोल प्ले कर रहे हैं. फिर हमारे जो ये गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पे पूरा म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है. फिर स्टमक में हमारा म्यूकस अलग रोल प्ले कर रहा है. जो स्टमक का एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है वो एकदम एसिडिक कंडीशन में होता है. 1.8 1.5 1.83 तक का पीएच वहां पे वेरी करता है. इट मीन्स कि दैट इज हाईली एसिडिक. ठीक है, जो आप एसिड अटैक वगैरह में एसिड देख रहे हो उसकी भी एसिडिटी इतनी हाई नहीं होती. तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट लॉजिकल सोचना चाहिए कि जब उतना हाईली एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है तो हमारा स्टमक कैसे नहीं डैमेज हो रहा है.
ठीक है, तो वो स्टमक कैसे नहीं डैमेज होती है? जस्ट बिकॉज जो स्टमक की एंडोथेलियल लेयर है, जो आउटर एकदम इनर बाउंड्री जो इस एसिड से इंटरेक्ट कर रही है, वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन है, और जो म्यूकस की लेयर बना रखी है उसने स्टमक में, दैट इज प्रिवेंटिव लेयर ऑफ स्टमक। और जब वही डैमेज होती है तो स्टमक अल्सर हो जाते हैं, कैंसर में कन्वर्ट होगा। अगर वो अल्सर इनलार्ज हो जा रहे हैं तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज लाइक प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से ऑयसोफेगस में जो मूवमेंट है, वो जो ये सलाइवा के साथ मूवमेंट जा रहा है, वहां पे भी कुछ अमाउंट में म्यूकस का सिक्रेशन है। क्लियर? So it is a slimy substance commonly known as mucilage, made up of galactose, mannose, uronic acid, other sugar derivatives. Example इसके हैं chondroitin sulfate, cartilage. Cartilage is a tissue, जो हम लोग cartilage fish बोल रहे थे, तो cartilage की बात कर रहे थे। बोन से सॉफ्ट होते हैं लेकिन मसल से हार्डर होते हैं, और स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होते हैं, दैट इज कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, बताया भी है मैंने। ये नोज का जो आपका फ्रंट पोर्शन है, जो ईयर पिन्ना में आपको टाइट स्ट्रक्चर, कान आपका एक शेप लिया हुआ है, वहां पे कोई बोन नहीं है लेकिन कार्टिलेज है। वर्टिब्रल कॉलम के इन बिटवीन आपको कार्टिलेज प्रेजेंट दिखेंगे। तो वो कार्टिलेज भी एक एक्चुअली में क्या है, एक वहां पे म्यूकस रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक लिक्विड रिलीज हो रहा है। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि ज्वाइंट्स से ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनके ज्वाइंट्स वीक हो रहे हैं, उनके बोन से कट कट की आवाज आती है। दैट इज जस्ट बिकॉज उनका जो फ्रिक्शन हो रहा है, दो बोन्स आपस में ज्वाइंट है, अलग अलग तरीके के ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, उसके बीच में लिक्विड कंटेंट कम होता जा रहा है, तो वो आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं, एक बोन दूसरे पे रगड़ कर रही है, उससे पेन आता है, उससे डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रेजेंट इन कार्टिलेज, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा? जो हमारे कनेक्शंस बना रखे हैं, लिगामेंट्स वगैरह, दैट इज कनेक्टिव